हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन को पढ़ेंगे और सामाजिक अध्ययन का ये हमारा पेपर नंबर 5 है। पेपर नंबर 5 है और इसमें हम राजन सीरीज को पढ़ेंगे। राजन सीरीज में आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। क्या देखेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब करके वहाँ प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। इससे पहले हमने बहुविकल्पीय इससे पहले हमने राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करा दिया है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लिया है और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का पार्ट 1 देख लिया है। आज हमारा क्या है? आज हमारा पार्ट 2 है और ये हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर कर लेंगे। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। वहाँ प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस में हमने सभी क्लासेस को डाला है, तो आप सभी को देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहे और अपने दोस्तों में शेयर भी करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कैलेंडर। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कैलेंडर वर्ष में कितने ग्रहण होते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। कितने? 7। एक कैलेंडर वर्ष यानी कि एक वर्ष में कितने ग्रहण होते हैं? एक वर्ष में कितने ग्रहण होते हैं? तो एक वर्ष में होते हैं 7 ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी का धरातलीय भाग क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना होता है। स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल वो होता है जो पृथ्वी का कैसा भाग होता है? पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है, ऊपरी परत। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि धरातलीय भाग। क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण सैलों, खनिजों, ठीक है, इसका निर्माण सैलों और खनिजों से मिलकर होता है। और किससे होता है? मृदा अपरदन से। कैसे होता है? सैलों और खनिजों के मृदा अपरदन से ये क्या होता है? स्थल मंडल का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल क्या है? वायुमंडल क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। सभी स्थलीय जलीय भाग, स्थलीय यानी कि भूमि का भाग और जल का भाग दोनों के एक आवरण के रूप में घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं अपने पास से हम, कि वायुमंडल वह होता है जो पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसों के आवरण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल में कौन कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी गैसें वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के परिमंडल को हम देख लेते हैं आंसर में। तो स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल, ये क्या है? ये पृथ्वी के क्या है? परिमंडल हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक और जल मंडल होता है। इसमें क्या होता है? ये कुछ इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है अभी हम देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा जलमंडल हो गया, ठीक है, ये हमारा जलमंडल हो गया, इधर हमारा वायुमंडल हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया स्थल मंडल। क्या हो गया? स्थल मंडल। और इसके बीच का भाग, ये हमारा भाग है, ये भाग क्या कहलाता है? ये भाग कहलाता है जैव मंडल। क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जैव मंडल क्या है? अथवा 2020 में आया हुआ एक
2020 में 2020 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, इसमें जैव मंडल की परिभाषा पूछी है और जैव मंडल क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है इसका? पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां तीनों मंडल मिलते हैं, जहां तीनों मंडल मिलते हैं, क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। किस प्रकार से हम देख सकते हैं ये किस प्रकार से होता है? ये कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि ये हमारा हो गया जल मंडल, ये हो गया वायुमंडल, ठीक है, और ये हो गया हमारा स्थल मंडल। ठीक है, ये हो गया हमारा स्थल मंडल। तो डेफिनेशन में बताया गया है कि पृथ्वी के धरातल पर स्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीन मंडल मिलते हैं। तो तीन मंडल कहाँ मिल रहे हैं? ठीक है, ये मिल रहे हैं। तो ये वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जैव मंडल। क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल क्या होता है? यह जल मंडल, वायुमंडल और तीनों के बीच में स्थित होता है। ठीक है, क्या होता है? जो जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों के बीच में स्थित होता है, क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। तो महाद्वीपों के नाम क्या है? पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है उत्तरी महाद्वीप, पांचवा है दक्षिणी महाद्वीप, छठा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सातवां क्या है? आर्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो हमारे कितने महाद्वीप होते हैं पृथ्वी पर? कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा। कैसा महाद्वीप है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट। नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भूपर्पटी किसे कहते हैं? भूपर्पटी किसे कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है भूपर्पटी, दूसरा होता है क्रोड, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है मेंटल। क्या होता है? मेंटल। तो पृथ्वी की आंतरिक सतह जो होती है वो 3 भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में बटी हुई होती है। पहला है भूपर्पटी, दूसरा है क्रोड और तीसरा है मेंटल। भूपर्पटी क्या होती है? पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। बीच का भाग या केंद्र का भाग जो होता है वो क्रोड कहलाता है। और तीसरा हमारा है मेंटल, जो पृथ्वी की निचली सतह होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेंटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था? तो सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था? तो सल्तनत काल का, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये होगा सल्तनत। ठीक है, सल्तनत काल का अंतिम जो सुल्तान था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो यानी कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। डीएलएड 2019 में आया हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया था, यानी कि राजाश्रय किया था। क्या किया था? राजाश्रय किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म का राजाश्रय प्रदान किया था। क्या किया था? बौद्ध धर्म का राजाश्रय प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अजंता वर्तमान में भारत में किस राज्य में स्थित है? अजंता वर्तमान में भारत में किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या जो होती है वो 30।
ठीक है। अजंता की गुफाओं जो है, अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 30 है। ये आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादातर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इससे आप अपना क्या कर सकते हैं, इससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली सल्तनत में किन्हीं 2 राजवंशों का नाम बताइए। दिल्ली सल्तनत में किन्हीं 2 राजवंशों का नाम बताइए। तो आंसर देख लेते हैं। पहला है खिलजी और दूसरा है तुगलक वंश। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दिल्ली सल्तनत को 5 राजवंशों में बांटा गया था। कितने? 5 राजवंश थे दिल्ली सल्तनत में। पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, ठीक है। तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश। क्या था? लोधी वंश था। तो सल्तनत काल में 5 राजवंश आए थे। कौन कौन से थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हर्षवर्धन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए। हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए। तो हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्र कौन से हैं? तक्षशिला और नालंदा, ठीक है। तक्षशिला और नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो आंसर देख लेते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं पृथ्वी में, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी में जो बीच में जाती है वो क्या होती है? हमारी भूमध्य रेखा होती है, इसे इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। और ऊपर की ओर कर्क रेखा जाती है और नीचे की ओर कौन सी जाती है? मकर रेखा जाती है, ठीक है। ऊपर को हमारी कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा होती है और नीचे को क्या होती है? मकर रेखा स्थित होती है, ठीक है। तो किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अपक्षय क्या है? आंसर देख लेते हैं। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में क्या होता है? टूट फूट होती है। क्या होता है? टूट फूट होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे अपक्षय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या होता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? ठीक है, तो उसका क्या नाम है? ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पर होगा क्षोभ मंडल। क्या होगा? क्षोभ मंडल। वायु की सबसे निचली परत का नाम क्या होता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। और क्षोभ मंडल में क्या है? जीवन संभव है। क्या है? जीवन संभव है। जीवन संभव है। हम जिस पर रहते हैं वो कौन सा मंडल है? वो क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। इसमें क्या होता है? अब हम ये देख लेते हैं कि क्षोभ मंडल में क्या होता है। ठीक है, कौन रहता है और क्या होता है। तो क्षोभ मंडल में ये क्या होता है? ये वायु की सबसे निचली परत होती है और इसमें क्या होता है? इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। इसमें सभी मौसमी घटनाएं जैसे कि सर्दी है, गर्मी है, ठीक है, पवनें हैं, हवाएं हैं, ये सभी क्या होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। और इसमें क्या होता है? हम लोग रहते हैं, यानी कि मनुष्य का जीवन संभव है। ठीक है, हम किस में रहते हैं? हम क्षोभ मंडल में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का नाम क्या है? विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का नाम क्या है? तो आंसर देख लेते हैं मरियाना ट्रेंच। क्या है? मरियाना ट्रेंच। ये विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? तो आंसर देख लेते हैं। जब शांति को खतरा हो और व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जाए, तब क्या होगा? उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। ठीक है, जो मूल अधिकारों का क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं या फिर उनको खंडित करते हैं। ठीक है, सॉरी, जो भी है। ठीक है,
आंसर को एक बार फिर से देख लेते हैं। मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? तो जब शांति को खतरा होता है तो उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है, और इस परिस्थिति में क्या होता है, मूल अधिकारों का क्या होता है, उनको स्थगित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय में कितने प्रकार के लेख जारी करता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है? लेख यानी कि रिट जारी करता है। क्या करता है? कितने प्रकार से न्यायालय रिट को जारी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत न्यायालय 5 प्रकार से लेख को जारी कर सकता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में स्थित है? तो आर्टिकल 32 हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसे डॉक्टर भीमराव ने क्या कहा है? इसे डॉक्टर भीमराव ने कहा है संविधान की आत्मा। क्या कहा है? इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। इन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, मुद्रास्फीति के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम बताइए। मुद्रास्फीति के 2 प्रकार के नाम बताइए। तो आंसर देख लेते हैं। पहला है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। पहला है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेक्शन। क्या है? हाइपर इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारी, दूसरा है मंद मुद्रास्फीति। क्या है? मंद मुद्रास्फीति। ठीक है, जिसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, और इसमें हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, इसमें हम ओनली आंसर देखेंगे, क्योंकि ये हमारा रिवीजन हो रहा है। ये हमारा क्या है? क्योंकि ये हमारा रिवीजन है, और ये हमारा क्या है? प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट में हम ओनली प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो अपने दोस्तों में क्लास शेयर करते रहें। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक भी करते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? तो आंसर देख लेते हैं। 1986 यानी कि 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को क्या किया था? पारित किया था, यानी कि पास किया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। 2017 में भी आया, 2019 में भी आया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन इससे और भी बन सकता है। उपभोक्ता संरक्षण से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बता सकते हैं कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर। कितनी है? 6370 किलोमीटर। 6370 किलोमीटर क्या है? ये हमारी पृथ्वी की क्या है? ये हमारी पृथ्वी की क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मेंटल क्या है? मेंटल क्या है? तो मेंटल क्या है? यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या है? भाग है, एक भाग है। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक भाग है। इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। पहला है भूपर्पटी, दूसरा है कोर या क्रोड, और तीसरा क्या है? मेंटल। अब हम देख लेते हैं कि मेंटल क्या होता है। आंसर देख लेते हैं। भूपर्पटी के नीचे अवस्थित परत, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्या होती है? विस्तृत यानी कि फैली हुई होती है। कितनी होती है? 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे मेंटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। तो एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंटल क्या है, तो आप बता सकते हैं भूमि, तो आप बता सकते हैं भूपर्पटी के नीचे
परत को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की सबसे निचली परत, सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत यानी कि फैली हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मेंटल का निर्माण कैसे होता है? मेंटल का निर्माण कैसे होता है? आंसर देख लेते हैं। मेंटल का निर्माण ठोस सेलों द्वारा होता है। किसके माध्यम से होता है? ठोस सेलों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? ठोस सेलों के माध्यम से मेंटल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कोर क्या है? कोर को हम क्रोड भी कहते हैं। कोर क्या है यानी कि क्रोड क्या है, इसके भागों के नाम लिखो, इसके भागों के नाम लिखो। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है इसका, कि यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है, जो कि निकिल और लोहे, ठीक है, निकिल Ni, इसको Ni से प्रदर्शित करते हैं। लोहे को किससे प्रदर्शित करते हैं? Fe से। किससे प्रदर्शित करते हैं? Fe से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लोहे खनिज तत्वों से निर्मित होती है, जो कि निकिल और लोहे के खनिज तत्वों से निर्मित होती है। इस परत के कितने भाग होते हैं? इस परत के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। पहला है बाह्य कोर और दूसरा है आंतरिक कोर। पहला है बाह्य कोर और दूसरा है आंतरिक कोर। आंसर को एक बार फिर से देखते हैं कि यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है और बीच की परत होती है। कैसी होती है? और बीच की परत होती है, जो कि निकेल और लोहे खनिज जैसे तत्वों से क्या होती है? निर्मित होती है। इस परत के 2 भाग होते हैं। पहला है बाह्य भाग और दूसरा है आंतरिक भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सेल क्या है? सेल क्या है? आंसर देख लेते हैं इसका। बेसमस्त पदार्थ, बेसमस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण होता है। बेसमस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण होता है या हुआ है, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हैं या चीका या रोडी की भांति नरम या मुलायम हो, क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। आंसर को एक बार फिर से देखते हैं कि सेल क्या होते हैं। बेसमस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण होता है, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका या रोडी की भांति नरम या मुलायम हो, क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चट्टानों के कितने भेद होते हैं? चट्टानों के कितने भेद होते हैं? आंसर देख लेते हैं। चट्टानों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से होते हैं ये अब हम देख लेते हैं। पहला है आग्नेय चट्टानें, दूसरा है अवसादी चट्टानें और तीसरा क्या है? रूपांतरित चट्टानें। तीसरा क्या है? रूपांतरित चट्टानें। तो चट्टानों के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, ठीक है, दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा क्या है? रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चंद्र दिवस किसे कहते हैं? चंद्र दिवस किसे कहते हैं? आंसर देखते हैं। 24 घंटे 50 मिनट। 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा सीधे पृथ्वी पर स्थित बिंदु के पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं? चंद्र दिवस कहते हैं। आंसर को एक बार फिर से देखते हैं कि 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचते हैं, तो उसे कहते हैं चंद्र दिवस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? आंसर देख लेते हैं। चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पृथ्वी क्या है? तो आंसर देखते हैं। पृथ्वी सौर मंडल का एक अंग है। क्या है? पृथ्वी सौर मंडल का एक अंग है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में पूछा गया है कि एपोजी क्या होता है? एपोजी क्या होता है? आंसर देखते हैं, चंद्रमा की सापेक्षित स्थिति। चंद्रमा की सापेक्षित स्थिति पृथ्वी की सर्वाधिक दूरस्थ होती है। चंद्रमा की सापेक्षित स्थिति पृथ्वी से क्या होती है? बहुत ही ज्यादा दूर होती है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को एपोजी कहते हैं। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? एपोजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, पेरोजी क्या है? पेरोजी क्या है? आंसर देख लेते हैं इसका। पेरोजी क्या है? चंद्रमा की सापेक्षित स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होती है। क्या होती है? चंद्रमा की सापेक्षित स्थिति पृथ्वी से क्या होती है? सर्वाधिक निकट होती है। तो इस अवस्था को पेरोजी कहा जाता है। तो इस अवस्था को पेरोजी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या बताया था? एपोजी में क्या बताया था कि चंद्रमा की सापेक्षित स्थिति पृथ्वी से क्या होती है? दूरस्थ होती है। जो स्थिति दूर होती है किससे? जब चंद्रमा से, ठीक है, वह स्थिति चंद्रमा से, वह स्थिति जो दूर होती है, जो दूर होती है उसको क्या कहते हैं? उसको एपोजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एपोजी। क्या कहते हैं? जो दूर स्थित होता है उसको कहते हैं एपोजी, और जो निकट स्थित होता है, चंद्रमा की सापेक्षित स्थिति पृथ्वी से जो निकट होती है उसको क्या कहते हैं? पेरोजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पेरोजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ग्रहण किसे कहते हैं? ग्रहण किसे कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। आंसर देख लेते हैं, यदि किसी एक प्रकाश वस्तु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उससे छाया बनती है। उससे छाया बनती है, जिसे ग्रहण कहा जाता है। जिसे ग्रहण कहा जाता है। जब क्या होता है, इसको एक बार फिर से देखते हैं, आंसर को एक बार फिर से देखते हैं कि यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से क्या होता है? एक प्रकाश बिंदु जाता है, ठीक है, उससे मुक्त होने वाला प्रकाश, उससे मुक्त होने वाला प्रकाश, ये क्या हो गया? कि प्रकाश हो गया। इसके मार्ग में कोई वस्तु आ जाने पर क्या होता है? इसके मार्ग में कोई वस्तु आ जाने से क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? छाया बनती है। क्या बनती है? छाया बनती है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही ग्रहण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो आंसर देख लेते हैं, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य उपस्थित होती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होती है? अवस्थित होती है। तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता। तब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता, बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। जबकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तब इसको क्या कहते हैं? तब इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, जब पृथ्वी यानी कि ये हो गया हमारा अर्थ, जब पृथ्वी, सूर्य यानी कि सन और चंद्रमा यानी कि मून के बीच में आ जाती है, क्या होता है? इसके बीच में आ जाती है तो चंद्रमा सूर्य से क्या हो जाता है? चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। तब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है और क्या होता है? पृथ्वी की छाया क्या होता है? चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। तो इसको क्या कहते हैं? तब इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। तब इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, बंद नहीं होगा, यहाँ पर होगा चंद्र। यहाँ पर होगा चंद्र, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चंद्र ग्रहण की घटना सदैव कब होती है? चंद्र ग्रहण की घटना सदैव कब होती है? तो आंसर देख लेते हैं इसका हम। चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा पूर्णिमा की तिथि को होती है। चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा पूर्णिमा की तिथि पर होती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? अपक्षय कितने प्रकार का होता है? तो आंसर देख लेते हैं, अपक्षय 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला है भौतिक, दूसरा है रासायनिक और तीसरा है जैविक। तो अपक्षय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, हिमानी किसे कहते हैं? हिमानी किसे कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं, बर्फ के गतिशील ढेर को, बर्फ के गतिशील ढेर को क्या कहते हैं? हिमानी कहा जाता है। बर्फ के गतिशील, जो मूव करता रहता है, उस ढेर को क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, हिमोड़ किसे कहते हैं? हिमोड़ किसे कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं, जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के नीचे भागों में जमा कर देता है। क्या होता है? इसको फिर से देखते हैं एक बार, कि जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पृथ्वी के निचले भागों में जमा हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हिमोड़। क्या कहते हैं? हिमोड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, रासायनिक क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो आंसर देखते हैं, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहला है अम्लीय आग्नेय चट्टानें और दूसरा है क्षारीय आग्नेय चट्टानें। क्या होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। क्या होता है? 2 प्रकार से होती है, अम्लीय आग्नेय चट्टानें और क्षारीय आग्नेय चट्टानें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो आंसर देख लेते हैं, अवसादी चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो विखंडित ठोस पदार्थों से बनी हुई होती हैं या जीव जंतुओं और पेड़ जनावर। आंसर देखते हैं इसका हम, अवसादी चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो विखंडित ठोस पदार्थों से बनी हो या फिर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। क्या होती हैं? अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? वो अवसाद के रूप में होती हैं। कैसे होती हैं? अवसाद के रूप में होती हैं, अवसाद के रूप में होती है जैसे कि विखंडित ठोस पदार्थ और जीव जंतुओं पेड़ पौधों के जमाव को क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, अवसादी चट्टानों के 2 उदाहरण बताइए। अवसादी चट्टानों के 2 उदाहरण बताइए। तो आंसर देख लेते हैं, बलुआ पत्थर और खड़िया। बलुआ पत्थर और खड़िया क्या है? अवसादी चट्टानों के क्या हैं? अवसादी चट्टानों के क्या हैं? उदाहरण हैं। क्या है? उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम बताइए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम को लिखिए। आंसर देख लेते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है भूपर्पटी, मेंटिल और कोर। क्या क्या होते हैं? भूपर्पटी, मेंटिल और कोर को क्या कहते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ा था, इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी होती है? 3 होती हैं, भूपर्पटी, मेंटिल और कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, परिवर्तनकारी कारक किन्हें कहते हैं? रूप परिवर्तनकारी कारक किन्हें कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं, भूपटल के भूदृश्य बनते या बिगड़ते रहते हैं। भूपटल के भूदृश्य जो होते हैं वो बनते और बिगड़ते रहते हैं। आगे देखते हैं, भूदृश्यों के विकास एवं विनाश में समेकित रूप से जिन कारकों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान होता है। आगे देखते हैं, भूदृश्यों के विकास एवं विनाश में समेकित रूप से जिन कारकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? योगदान होता है, उन्हें धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूप परिवर्तनकारी कारक कहा जाता है। उनके 2 भागों की
उनको दो भागों में क्या किया है, विभक्त किया गया है। पहला है अंतर्जात और दूसरा है बहिर्जात। पहला है अंतर्जात और दूसरा है बहिर्जात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, मैग्मा क्या है? मैग्मा क्या है? तो आंसर देख लेते हैं, धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है। धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, लावा किसे कहते हैं? लावा किसे कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं, धरातल के अंदर का अर्ध तरल भाग, धरातल के अंदर का अर्ध तरल भाग जब धरातल से निकलकर फैल जाता है। लावा क्या होता है? जब ज्वालामुखी फूटते हैं तो उनसे क्या निकलता है? तो उनसे लावा निकलता है, तो उसी को क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और ये किस प्रकार से होता है? ये धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल से बाहर निकलता है तो क्या कहते हैं? इसे लावा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी क्या है? तो आंसर देख लेते हैं, ज्वालामुखी एक शंक्वाकार पर्वत है। ज्वालामुखी एक शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़ है, ठीक है, कीचड़, धुआं, बाष्प, गैसें, लावा तथा चट्टानी पदार्थों का प्रभाव धरातल पर पाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। इसको एक बार फिर से देखते हैं, आंसर को एक बार फिर से देखते हैं कि ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा, शंक्वाकार कैसा? इस प्रकार से, ठीक है, शंकु के आकार का पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से क्या निकलता है? कीचड़ है, धुआं है, बाष्प, गैसें, लावा तथा चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, क्रेटर किसे कहते हैं? क्रेटर किसे कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं, ज्वालामुखी में शंकु निर्मित के रूप में जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। आंसर को एक बार फिर से देखते हैं कि ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को, शंकु ऐसे टाइप से होता है ज्वालामुखी, इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर देख लेते हैं, ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, जो हमेशा सक्रिय रहता है और उसमें क्या होता है? लावा निकलता रहता है। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है सुसुप्त या शांत ज्वालामुखी। क्या है? तीसरा है सुसुप्त या शांत ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो आंसर देख लेते हैं, माउंट स्ट्रोम्बोली। माउंट स्ट्रोम्बोली को क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ या प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ या प्रकाश पुंज कहते हैं। स्ट्रोम्बोली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है वो कौन से देश का है? तो वो है इटली का। कहाँ का है? इटली का ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, वायुदाब का मापन किसमें किया जाता है? वायुदाब का मापन किसमें किया जाता है? आंसर देख लेते हैं, वायुदाब का मापन मिलीबार में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इसका मापन किसमें किया जाता है? मिलीबार में किया जाता है। किसमें किया जाता है? मिलीबार में किया जाता है। और किससे किया जाता है? तो किससे किया जाता है? बैरोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? बैरोमीटर से किया जा सकता है। आपसे उपकरण पूछा जा सकता है कि वायुदाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो आप उसका आंसर देंगे बैरोमीटर। ठीक है, क्या देंगे? बैरोमीटर। और किस में किया जाता है? तो मिलीबार में इसका मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियां पाई जाती हैं? पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियां पाई जाती हैं? तो आंसर देख लेते हैं, पृथ्वी पर वायुदाब की निम्न पेटियां पाई जाती हैं। पहली है विषुवतीय तथा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। क्या है? विषुवतीय अथवा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। दूसरी है अध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तीसरी है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। और चौथी क्या है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो आंसर देख लेते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापी द्वारा मापी जाती है। आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर, किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। वायुदाब तथा वायुभार किसे कहते हैं? वायुदाब या वायुभार किसे कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। धरातल पर वायुमंडल की सभी परतों के पड़ने वाले भार को, धरातल पर वायुमंडल की जितनी परतें होती हैं उन पर पड़ने वाले क्या होता है? भार को, पड़ने वाले भार को क्या कहते हैं? वायुदाब या वायुभार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा। पवन किसे कहते हैं? पवन किसे कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा। कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में क्या होता है? विक्षोभ या मुड़ना हो जाता है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण वो अपनी क्या करती है? पृथ्वी जो होती है वो अपनी धुरी पर घूमती रहती है। इस कारण क्या होता है? हवाओं की दिशा में क्या होता है? विक्षोभ या मुड़ना होता है। इस परिवर्तनशील बल को क्या कहते हैं? विक्षेपीय बल या कोरियोलिस बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? विक्षोभीय या कोरियोलिस बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा। पवनों के प्रकार बताइए। पवनों के प्रकार बताइए। तो आंसर देख लेते हैं। पवनों के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है स्थायी तथा प्रचलित भूमंडलीय पवने, और दूसरा है हमारा सामसिक या मौसमी अथवा स्थायी पवने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्थानीय पवने। नेक्स्ट क्या है? स्थानीय पवने। पवने क्या होती हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा। प्रचंड पचासा या चीखता साठा किसे कहते हैं? प्रचंड पचासा या चीखता साठा किसे कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। पछुआ पवन के तीव्र गति से चलने और उसके उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण, उसमें उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? प्रचंड पचासा कहते हैं। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? चीखता साठा कहते हैं। क्या कहते हैं? चीखता साठा कहते हैं। इसको एक बार और समझ लेते हैं कि प्रचंड पचासा और चीखता साठा किसे कहते हैं? तो पछुआ हवाओं के तीव्र गति से चलने पर क्या होता है? उसमें उत्पन्न हो जाती है ध्वनि, और ध्वनि के कारण उसमें क्या होता है? 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? प्रचंड पचासा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रचंड पचासा कहते हैं। और 60 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चीखता साठा। क्या कहते हैं? चीखता साठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं? ट्रेड्स विंड्स किसे कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। व्यापारिक सन्मार्गों पवनों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। मानसूनी पवने क्या है? क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को कर सकें। ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं कि मानसूनी पवने क्या हैं। आंसर है हमारा वे पवने जिनकी मौसमी दिशा में मौसम के अनुसार क्या होता है? पूर्ण परिवर्तन होता है। वे पवने जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन होता है उन्हें मानसूनी पवने कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी पवने कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा। कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? तो कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में कृषि की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है?
वर्तमान राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? तो कितना है? 35%। कितना है? 35% वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का क्या है? योगदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो आंसर देख लेते हैं। प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जैसे चावल है, गेहूं है, मटर, मोटे अनाज व दालें क्या है? ये हमारी खाद्य पदार्थ है, यानी कि खाद्यान्न फसलें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा। हरित क्रांति का प्रमुख दोष है। हरित क्रांति का प्रमुख दोष है, तो आंसर देख लेते हैं। कुछ फसलों तक सीमित होना। हरित क्रांति का क्या दोष है? कि कुछ फसलों तक सीमित होना। इसमें मुख्य रूप से पहली फसल कौन सी थी? तो पहली फसल थी हमारी गेहूं। क्या थी? गेहूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। मुद्रा का अर्थ क्या है? मुद्रा का अर्थ क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। मुद्रा में वे सभी वस्तुएं आती हैं। मुद्रा में वे सभी वस्तुएं आती हैं जो किसी भी समय पर या किसी भी स्थान पर बिना संदेह और बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं तथा अन्य सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के कारण के साधन के रूप में क्या होता है? प्रचलित होता है। क्या होता है? मुद्रा का अर्थ क्या होता है? कि मुद्रा वे सभी वस्तुएं होती हैं इसमें जो किसी समय एवं स्थान के बिना संदेह और बिना किसी जांच के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने तथा व्यापारिक दायित्व को चुकाने के साधन में प्रयुक्त होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा। चेक क्या है? चेक क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। चेक क्या है? चेक एक शर्त रहित क्या है? लिखित आज्ञा पत्र है। क्या है? शर्त रहित। इसमें शर्तें नहीं होती हैं। जिसमें शर्तें नहीं होती हैं, यानी कि शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है। क्या है? शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा। चेक कितने प्रकार का होता है? चेक कितने प्रकार का होता है? तो आंसर देख लेते हैं। बैंक चेक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धारक चेक, दूसरा है आदेशिक चेक और तीसरा क्या है? रेखांकित चेक। क्या है? रेखांकित चेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा। बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। बैंक ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट या आज्ञा पत्र होता है। क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट या आज्ञा पत्र होता है जिसको लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखा या आदेश द्वारा देता है कि उसमें लिखित धनराशि का उसमें लिखित व्यक्ति संस्थान को मांगने पर भुगतान कर दे। आंसर को एक बार फिर से देखते हैं कि बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट आज्ञा पत्र होता है जिसमें क्या होता है? लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखा को आदेश देता है कि उसमें लिखित जो धनराशि है उसका क्या हो? लिखित व्यक्ति शाखा संस्था को मांगने पर भुगतान कर दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है हमारा। प्रतिज्ञा पत्र क्या है? प्रतिज्ञा पत्र क्या है? तो आंसर हमारा देख लेते हैं कि प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण साख पत्र होता है। प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? वो क्या होता है? शर्त रहित होता है जिसमें कोई शर्तें नहीं होती हैं। जिसमें कोई शर्तें नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण साख पत्र है। कैसा पत्र है? शाख पत्र है। कैसा पत्र है? शाख पत्र है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा। हुंडी क्या है? हुंडी क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं हम इसका। भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र ही हुंडी है। भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र ही हुंडी है जिसमें लिखने वाला किसी निश्चित व्यक्ति को क्या करता है? आश्वासन देता है। आगे देखते हैं। आश्वासन देता है कि वह उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं करेगा जिसमें लिखित व्यक्ति अथवा उसके आदेश अनुसार धारक को दे दे। जिसमें लिखित व्यक्ति को अथवा उसके आदेश अनुसार धारक को दे दें। इस पर मूल्य अनुसार टिकट लगाया जाता है। इस पर क्या होता है? मूल्य के अनुसार टिकट लगाया जाता है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। आंसर को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हुंडी क्या है। तो हुंडी क्या है? यह भारतीय भाषा में लिखा हुआ एक क्या है?
साख पत्र है। साख पत्र क्या है, ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्रतिज्ञा पत्र। कौन सा पत्र? प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र को भी क्या कहते हैं? साख पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? साख पत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये भी भारतीय भाषा में लिखा हुआ क्या है? एक साख पत्र है, यानी कि प्रतिज्ञा पत्र की तरह ही है। इसमें क्या होता है? इसमें एक व्यक्ति जो होता है वो पत्र को लिखता है और ये आश्वासन देता है दूसरे व्यक्ति को जिसके पास ये पत्र को भेजता है, उसमें इसमें वह कुछ धनराशि को देता है, और वो जब किसी व्यक्ति के पास क्या होता है, कोई भी पार्सल जाता है या फिर उसकी डिलीवरी होती है, तो उसमें क्या होता है? भुगतान करना पड़ता है। तो उसमें यही आदेश लगा होता है, उसमें यह आदेश होता है कि जो भुगतान है वह कौन सा व्यक्ति करेगा? जो जिसने पत्र लिखा है। ठीक है, तो इस पर क्या होता है? मूल्य के अनुसार ही, जितना आपने मूल्य दिया है उसके अनुसार ही टिकट भी लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? टिकट लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, यह 2013 में आया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 15 में भी आया है। किसमें आया है? 15 में भी आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक कौन है? कैकुबाद। कैकुबाद कौन है? कौन है? कैकुबाद है, जो गुलाम वंश का क्या है? अंतिम शासक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कौन है, तो वो कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक या प्रथम शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन कौन से कार्य किए थे? तो आंसर देख लेते हैं। उसने क्या किया था? उसने अपना बेटा मोहम्मद खान, उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को क्या किया था? लड़ने को भेज दिया था। कौन सी सीमा पर? उत्तर पश्चिम की सीमा पर उसने मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने अपना पुत्र मोहम्मद खान को क्या किया था? लड़ने को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद की संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहो, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास को देख सके। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। इसमें क्या होता है? खलीफा क्या होता है? इस पद को दिल्ली के अधिकांश सुल्तान जो थे अपने आप को क्या करते थे? खलीफा समझते थे। खलीफा क्यों? वो खुद को क्या समझते हैं? वो खुद को क्या समझते थे? वो खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे, यानी कि वो खुद को खुदा का यानी कि भगवान का क्या समझते थे? प्रतीक या सिंबल समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, सल्तनत काल में तूतियाए हिंद या भारत का तोता की उपाधि मिली थी? सल्तनत काल में किसे तोताए हिंद, जिसको कहते हैं तूतिए हिंद या तोताए हिंद, क्या कहते हैं? तोताए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? तो दी गई थी अमीर खुसरो को। किसको दी गई थी? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, जाता था शिवाजी के समय सरसूबादार किसे कहा जाता था? आंसर देख लेते हैं कि शिवाजी के समय सरसूबादार किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति या प्रतिनिधि को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? शिवाजी के समय सरसूबादार किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति या प्रतिनिधि को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, 86वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21(1) में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? तो 86वां संविधान कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2002 में। कब हुआ था? क्या इसमें क्या किया था? इसमें अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था, और ये शिक्षा से संबंधित था। इसमें क्या 6 से 14 साल के बच्चों 6
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का इसमें क्या था, प्रावधान था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था जो शिक्षा का अधिकार से संबंधित था, और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, समृद्धि सूची किसे कहते हैं? समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के विषय में कानून बनाया गया हो। जिसमें क्या हो, केंद्र और राज्य दोनों के विषय में कानून बनाया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि समृद्धि सूची में क्या आता है? तो शिक्षा जो होती है वो समृद्धि सूची में ही आती है। शिक्षा जो है वो समृद्धि सूची में ही आती है। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों का योगदान रहता है, दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, और हम सूचियां देख लेते हैं, और सूची होती है 3 प्रकार की। सूची 3 प्रकार की होती है। पहली होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरी क्या है, समृद्धि सूची। तीसरी क्या है, समृद्धि सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, FIR का पूरा नाम लिखिए। FIR का पूरा नाम लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, सेल कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 में भी आया और 2020 में आया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में 2025 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आग्नेय सेल, दूसरा है अवसादी सेल, और तीसरा है रूपांतरित सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो आंसर देख लेते हैं, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? लाल सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर देख लेते हैं, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? पछुआ हवाएं कहते हैं। कौन सी हवाएं कहते हैं? पछुआ हवाएं कहते हैं। ये भी 2015 में आया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, अमेजन तथा जायो या जायरे घाटी। कौन सी घाटी? जायरे घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जायरे घाटी। तो आंसर देख लेते हैं, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, दुग्ध उद्योग, दुग्ध यानी कि दूध से संबंधित प्रोडक्ट बनते थे, और पशुपालन अमेजन और जायरे घाटी के क्या थे? प्रमुख व्यवसाय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, आग्नेय शैल के उदाहरण बताइए। ये BTC होगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आग्नेय शैल के उदाहरण क्या क्या है? आंसर देते हैं कि आग्नेय शैल के उदाहरण क्या है? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, पेंजिया। ये गलत लिखा है, यहाँ पर होगा पेंजिया। क्या होगा? पेंजिया किसे कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं, भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसको क्या कहते हैं? उसको पेंजिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, प्रथम तथा द्वितीय बौद्ध सभाएं किनके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो प्रथम तथा द्वितीय बौद्ध सभाएं किनके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो आंसर देख लेते हैं, बौद्ध संगतियां। पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका स्थल क्या था? स्थल था सप्तवर्णी गुफा, और इसका शासक कौन था? अजातशत्रु के समय हुई थी।
प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पहली है 483 और दूसरी है 383, यानी कि 100 घटा देंगे तो आप बौद्ध संगति की डेट को याद कर सकते हैं। 483 में कौन सी हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, जिसका शासक कौन था? अजातशत्रु था। नेक्स्ट थी द्वितीय बौद्ध संगति जो कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी और ये कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, काला अशोक के समय। किसके समय हुई थी? काला अशोक के समय। इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 255 ईस्वी में हुई थी। 255 ईस्वी में हुई थी और किसके समय हुई थी? अशोक के समय हुई थी। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको सही से कि तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 255 ईस्वी में हुई थी। 255 ईस्वी में हुई थी, अशोक के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी और इसमें क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी, किसके समय हुई थी। ठीक है, तो 255 ईस्वी में हुई थी, अशोक के समय हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं कि पहली बौद्ध संगति कब हुई? 483 में हुई, दूसरी बौद्ध संगति 383 में हुई और तीसरी बौद्ध संगति 255 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 255 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 255 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, पहले जो था शासक अजातशत्रु था, दूसरे में काला अशोक था और तीसरे में कौन था? अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो आंसर देख लेते हैं, हिंद यूनान या फिर इंडो यूनानियों ने क्या किया था? सबसे पहले सोने के सिक्कों को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है। बराहमिहिर कौन था? बराहमिहिर कौन था? तो आंसर देख लेते हैं इसका। बराहमिहिर गुप्तकालीन महान गणितज्ञ था। कौन था? महान गणितज्ञ था और ज्योतिषाचार्य भी था। कौन था? बराहमिहिर गुप्त काल का। कौन से काल का? गुप्त काल का प्रसिद्ध या महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था? आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर देख लेते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा किसने किया था? नरसिंहदेव प्रथम ने किया था। किसने किया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। किसने किया था? नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर की क्या किया था? निर्माण किया था। और सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क यानी कि उड़ीसा में पुरी में स्थित है। पुरी में लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। आंसर को एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। और सूर्य वंश का कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में पुरी में स्थित है, जो लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है। यहाँ पर होगा गेलो, नहीं होगा, यहाँ पर होगा चोलो। क्या होगा? चोलो। इसमें टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा ज्यादा हो गई है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चोलो के शासक काल में चोलो के शासक काल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था? चोलो के शासन काल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था? तो आंसर देख लेते हैं कि चोलो के शासन काल में जनपद को नाडु कहते थे। क्या कहते थे? नाडु कहते थे। और गांवों को क्या कहते थे? कुर्रम कहते थे। क्या कहते थे?
खुर्रम कहते थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहां हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहां हुआ था? तो आंसर देख लेते हैं। सन 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का क्या हुआ था? मुकाबला हुआ था। युद्ध में इब्राहिम लोदी की क्या हुई थी? पराजय हुई थी और इब्राहिम लोदी मारा गया था, जबकि बाबर ने क्या किया था? लोदी वंश का अंत करके मुगल साम्राज्य का क्या किया था? उसकी स्थापना की थी। आंसर को एक बार फिर से देखते हैं कि 1526 ईसा पूर्व, आंसर को एक बार फिर से देखते हैं कि सन 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच क्या हुआ था? बाबर के बीच क्या हुआ था? मुकाबला हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई, जिसमें उसने क्या किया था? उसने लोदी वंश का पतन करके मुगल साम्राज्य की क्या की? मुगल साम्राज्य की नींव रखी, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देख लेते हैं इसका हम। तो आंसर देख लेते हैं इसका हम, अपनी वार्षिक कमाई का 2 से 5%, अपनी वार्षिक कमाई का 2 से 5% दान करना क्या कहलाता है? जकात कहलाता है। क्या कहलाता है? जकात कहलाता है। इसमें क्या होता है? 2 से 5% अपनी कमाई का क्या करना पड़ता है? डोनेट या दान करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अधा स्थल पर 3 परतें कौन कौन सी हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अधा स्तर पर 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अधा स्तर में निम्नलिखित 3 परतें होती हैं। कितनी होती हैं? 3 परतें होती हैं। पहली है सियाल, दूसरी है सीमा और तीसरी क्या है? निफे। सियाल को क्या कहते हैं? SIAL कहते हैं। सीमा को SIMA कहते हैं और निफे को NIFE कहते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है सियाल यानी कि सिलिकॉन, और एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निफे यानी कि निकिल, निकिल प्लस क्या है? Fe यानी कि आयरन यानी कि लोहा। ठीक है, आयरन यानी कि लोहा। तो पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अधा स्थल पर 3 परतें होती हैं, जिनमें सियाल, सीमा और निफे होती हैं। सियाल में क्या होता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की, सियाल में क्या होता है? सियाल में होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की क्या होती है? अधिकता होती है। इन तत्वों की क्या होती है? अधिकता होती है, इसीलिए इन्हें सियाल कहते हैं, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम कहते हैं। इसी प्रकार से सीमा में क्या होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की क्या होती है? अधिकता होती है, इसीलिए इस परत को भी क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। लास्ट है हमारी निफे। निफे में क्या होता है? इसमें निकिल धातु और Fe यानी कि लोहे की क्या होती है? अधिकता होती है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, आग्नेय शैलों की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, आग्नेय शैलों की विशेषताएं बताइए। तो आंसर देख लेते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित हैं। आग्नेय शैलों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है, ये चट्टानें जीव जंतु व वनस्पति रहित होती हैं। इन चट्टानों में क्या होता है? इन चट्टानों में जीव जंतु और वनस्पति नहीं पाए जाते हैं। क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये रवेदार चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 है हमारा, ये चट्टानें कठोर व
एवं अपारगम्य चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें कठोर तथा अपारगम्य चट्टानें होती हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। या देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में भी आया, 2020 में आया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी 2025 में ये क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी करते रहो, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास को देख सके और अपना रिवीजन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊपर भी अभी हमने पढ़ा है इस क्वेश्चन को। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है मृत या शांत ज्वालामुखी। क्या है? तीसरा है मृत या शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर देख लेते हैं इसका। पवन द्वारा रेत तथा बालू के निपेज से निर्मित टीलों को क्या कहते हैं? बालुका कहते हैं। बालुका क्या होता है? पवन के द्वारा, किसके द्वारा? पवन के द्वारा रेत और बालू, किसके? रेत और बालू के निपेज से निर्मित टीलों को क्या कहते हैं? बालुका कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन स्तूपों के आकार में क्या होता है तथा स्वरूप में बहुत ही ज्यादा विविधताएं देखने को मिलती हैं। इन स्तूपों के आकार में तथा इनके स्वरूपों में बहुत सी विविधताएं देखने को मिलती हैं। बालुका स्तूपों का निर्माण शुष्क तथा अर्ध शुष्क मार्गों के अलावा सागरीय तटों के भागों में जैसे झीलों के रेतीय प्रदेशों में होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ में क्षेत्रों में पाया जाता है। आंसर को एक बार फिर से देख लेते हैं कि बालुका स्तूप क्या होते हैं। तो पवन द्वारा रेत तथा बालू के निपेज निर्मित टीलों को क्या कहते हैं? बालुका स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में क्या होती है? बहुत सी विविधताएं देखने को मिलती हैं। बालुका स्तूपों का निर्माण कहाँ होता है? शुष्कीय या अर्ध शुष्कीय भागों के अलावा, पहले तो अर्ध शुष्कीय और शुष्कीय भागों में तो होता ही है, इसके अलावा तटीय भागों में, झीलों के रेतीय प्रदेशों में होकर ये सरिताओं के बाढ़ वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, मिस्ट्रल तथा विलजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं? मिस्ट्रल तथा विलजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं? तो आंसर देख लेते हैं। मिस्ट्रल किस प्रकार की हवाएं हैं? यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी, कौन सी नदी? रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं। कौन सी नदी? रोन नदी। कौन सी नदी? रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। विलजर्ड या हिम झंझावत, विलजर्ड या जिसको कहते हैं हिम झंझावत भी कहते हैं। तो इस प्रकार की हवाएं क्या होती हैं? तो यह बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं होती हैं। कैसी होती है? यह बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं होती हैं जो रूस के टुंड्रा प्रदेश या साइबेरिया में विलजर्ड का स्थानीय जो क्या होती है? रूस के टुंड्रा प्रदेश और साइबेरिया में पाई जाती हैं। विलजर्ड का स्थानीय नाम को क्या कहते हैं? पुर्गा या बुरान कहते हैं। क्या कहते हैं? पुर्गा या बुरान कहते हैं। क्या कहते हैं? पुर्गा या बुरान कहा जाता है विलजर्ड को पुर्गन या बुरान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, संविधान सभा कब बनाई गई थी और इसमें कुल कितने लोग थे? तो आंसर देख लेते हैं। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? तो इसमें कुल सदस्य 389 निर्धारित किए गए थे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के थे। जिसमें से 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों के थे, 93 क्या थे? देसी रियासत थे और शेष क्या थे? चीफ कमिश्नर थे। क्या थे? शेष 4 चीफ कमीशन थे। कौन थे?
चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, आगे देखते हैं, हर संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है और भारत का भी अपना एक पृथक संविधान है। कैसा संविधान है? एक पृथक संविधान है, अलग से संविधान है, जिसे क्या कहते हैं? संविधान निमात्री सभा के ने क्या किया? तैयार किया। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार जुलाई 1996 में क्या हुआ? संविधान सभा के 296 सदस्यों का क्या हुआ? चुनाव किया गया था। और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसमें क्या किया था? अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। आगे देखते हैं, 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। कब किया था? इसकी डेट है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको स्वीकार कब किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था? इसको मान्यता या स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा, पंच निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? पंच नहीं, यहाँ पर होगा पंथ। क्या होगा? पंथ। पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसमें क्या होता है? राज्य की निगाह में सभी पंथ या धर्म समान होते हैं। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है जिसमें क्या हो? सभी धर्म क्या हो? समान हो। जिसमें क्या हो? सभी धर्म क्या हो? समान हो। तो उसको क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, कालिदास के 2 ग्रंथ के नाम लिखिए। कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। कालिदास के 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो रघुवंश महाकाव्य। कौन सा? रघुवंश महाकाव्य किसके द्वारा लिखित है? तो वह किसके द्वारा लिखित है? वह कालिदास के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। गुप्तकालीन चित्रकला के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं। मथुरा में गुप्तकालीन चित्रकलाएं पाई जाती हैं, सारनाथ है, पाटलिपुत्र है, इन सभी स्थानों में क्या होता है? गुप्तकालीन चित्रकला पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों का नामोल्लेख कीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों का क्या करना है? हमें नाम उल्लेखित करना है। आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा राजपूतों की उत्पत्ति। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहासकारों में बहुत ही विवादग्रस्त है। कैसा है? बहुत ही ज्यादा विवादग्रस्त है कि राजपूत कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस स्थान से हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षत्रिय वंश के लिए किया गया है। महाभारत में राजपूत वंश का महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षत्रिय वंश के लिए किया गया है।
महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन व क्षत्रिय वंश के लिए किया गया है। बाण के हर्षचक्र में, बाण के यानी कि बाण भट्ट के हर्षचरित्र में राजपूत शब्द का उपयोग सैनिकों हेतु किया गया है। बाण भट्ट के हर्षचरित्र में राजपूत शब्द का प्रयोग सैनिकों हेतु किया गया है, जबकि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कोई भी सर्वमान्य मत स्थापित नहीं किया गया है। इस संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अब हम इसके सिद्धांतों को देख लेते हैं। पहला सिद्धांत है हमारा विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या है? विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अब हम देख लेते हैं कि इतिहासकार कर्नल टॉड ने अग्निकुंड वाली अनुश्रुति के आधार पर, इतिहासकार कर्नल टॉड ने अग्निकुंड वाली अनुश्रुति के आधार पर राजपूतों को विदेशी बताया। क्या बताया उन्होंने? कि राजपूत जो हैं वो क्या है? विदेशी हैं। उनका मत क्या है? कर्नल टॉल का मत है कि राजपूत शीथियन या शकों के वंशज थे, जो 6ठी शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुए थे। कब हुए थे? 6ठी शताब्दी के लगभग क्या हुए थे? प्रविष्ट हुए थे। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब ये शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा क्या किया गया? पवित्र कर हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया। चूंकि शासन के काम करते थे, चूंकि वे शासन काम करते थे और यही काम क्षत्रियों के भी थे। यही काम क्या थे? क्षत्रियों के थे। अतएव उन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में रखा गया और वे क्या कहलाए? वो राजपूत कहलाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? अग्निकुंड का सिद्धांत। तो आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अग्निकुंड का सिद्धांत। ये देख लेते हैं हम कि कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कुछ विद्वानों ने किसके आधार पर किया? पृथ्वीराज रासो के आधार पर इन्होंने प्रतिपादन किया कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान जो होते हैं वो राजपूत अग्निवंशी हैं। क्या हैं? राजपूत अग्निवंशी हैं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी का एक यज्ञ अग्निकुंड था, जिसमें परमार, परिहार, चालुक्य तथा चौहान आदि राजपूतों को क्या हुई? उत्पत्ति हुई थी। आगे देखते हैं। आगे है हमारा राजपूत के ये 4 वंश अग्निवादी कहलाए। क्या कहलाए? ये 4 वंश अग्निवादी कहलाए। इन वादियों क्या कहलाए? अग्निवादी कहलाए। ये बातियों नहीं होगा, ये होगा जातियों से संबंधित कुछ अन्य प्रमाणों से इनका संबंध क्षत्रिय कुल से स्पष्ट होता है। राजपूतों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत क्या है? ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है हमारा, भोज किस वंश के राजा थे? भोज किस वंश के राजा थे? तो आंसर देख लेते हैं। भोज परमार वंश। कौन से वंश? परमार वंश के राजा थे। और इनकी राजधानी क्या थी? धारा नगरी। इनकी राजधानी क्या थी? धारा नगरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आंसर देख लेते हैं। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की प्रसिद्ध रचना है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहो और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस आसानी से कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो आंसर देख लेते हैं। चंदेल राजाओं ने। किसने? खजुराहो मंदिर का किसने निर्माण कराया था? चंदेल राजाओं ने कराया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खजुराहो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा, भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। ये आप देख सकते हैं बीटीसी 2016 में आया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन के संत। भक्ति आंदोलन के संत आंसर देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन के संत पहले है रामानुजाचार्य।
कौन है? रामानुजाचार्य, दूसरे हैं रामानंद, तीसरे हैं गुरु नानक, कबीर। ये सभी क्या हैं? ये सभी भक्तिकालीन संत हैं। इसी प्रकार एक और हैं, एक है सूरदास। कौन है? सूरदास कौन है? ये सभी क्या है? भक्तिकालीन संतों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देख लेते हैं। जलवायु किसी बड़े इलाके का क्या होता है? सामान्य मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। जलवायु किसी बड़े इलाके का एक सामान्य मौसम होता है जो क्या होता है? एक लंबे समय तक बना रहता है। अन्य शब्दों में, किसी इलाके में किसी भी प्रकार का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि ठंडा मौसम है, अगर ठंडा मौसम हो रहा है तो वो मौसम क्या कहलाएगा? सर्दी का मौसम कहलाएगा। ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहे, ठीक है, तो वो कौन सा मौसम कहलाएगा? सर्दी का मौसम कहलाएगा। तो क्या हो जाएगी? वो जलवायु कहलाएगी। मौसम जहाँ कुछ दिनों या घंटों में बदल जाता है, वही जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल का समय लगता है। क्या होता है? वही हजारों और लाखों साल का समय लगता है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि जलवायु किसी बड़े इलाके का क्या है? जलवायु क्या है? किसी बड़े इलाके का सामान्य मौसम है जो लंबे समय तक बना रहता है। अन्य शब्दों में, किसी इलाके में किसी भी प्रकार का औसत मौसम एक लंबे समय तक अगर बना रहे तो उसे क्या कहेंगे? उसे जलवायु कहेंगे। और मौसम जहां कुछ दिनों या घंटों में बदल जाता है, वहीं जलवायु में क्या होता है? सैकड़ों और हजारों साल में लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। ये क्या है? ये मूल संविधान में है। ये क्या है? मूल संविधान में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में दो स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। तो आंसर देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। प्रत्येक नागरिक अपनी सामर्थ्य और योग्यता के आधार पर अपना विकास कर सकता है। इसके लिए स्वतंत्रता का अधिकार और संविधान में शामिल है। इसके लिए स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में शामिल है। इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 29 में कौन कौन सी स्वतंत्रताओं को प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस अधिकार से संबंधित निम्न 6 स्वतंत्रताएं, कितनी? 6 स्वतंत्रताओं को नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहली है संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने तथा उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने का स्वतंत्र अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? तो उन्हें बोलने का अधिकार, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देने का अधिकार प्रदान है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का और उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने का अधिकार भी प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 2, नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा आदि करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। स्वतंत्रता संबंधित अधिकार में क्या किया गया है कि नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय कर सकता है। उसे व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है, नागरिकों को मानव हितों हेतु समुदाय तथा संघ निर्माण की स्वतंत्रता प्राप्त है। वो अपने हिसाब से अपने हित के लिए, मतलब मानव के हितों के लिए क्या कर सकते हैं? समुदाय बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और संघों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा 5वां पॉइंट है हमारा, नागरिकों को देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित पांच जो है वो स्वतंत्रता प्रदान की गई। पहला पॉइंट है कि संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। दूसरा, शांतिपूर्वक सभा कराने का अधिकार भी व्यक्ति को प्राप्त है। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार की
स्वतंत्रता भी व्यक्ति को क्या है प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है, नागरिकों को मानव हित के लिए अपने समुदाय और संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। और लास्ट है, वो देश की सीमाओं के अंदर रहकर वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी और किसी भी स्थान पर एक या दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है हमारा, भूस्खलन से आप क्या समझते हैं? भूस्खलन से आप क्या समझते हैं? तो आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, बीटीसी 2016 में आए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देख लेते हैं, भूपृष्ठ पर सैलों के अपक्षय से प्राप्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा से खिसकना शुरू कर देते हैं। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो परतें होती हैं वो अपने स्थान से खिसकने लगती हैं। तीव्र तथा खड़े ढालों पर अपचित पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की मतलब क्या होता है, परतों का अपने स्थान से खिसकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भूस्खलन कहलाती है। क्या कहलाती है? भूस्खलन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आंसर देख लेते हैं, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब कौन सा ग्रहण पड़ता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, तब कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो आंसर देख लेते हैं अब हम, चंद्रमा स्वयं प्रकाशहीन होता है, यह सूर्य का प्रकाश से चमकता है। यह सूर्य का प्रकाश पड़ने से चमकता है। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आ जाती है, जब पृथ्वी यानी कि अर्थ सूर्य यानी कि सन और मून यानी कि चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है। तो चंद्रमा मून क्या होता है? पृथ्वी की छाया में आ जाता है और सूर्य से इसमें प्रकाश नहीं पड़ पाता है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये कब होता है? ये पूर्णमासी के दिन केवल होता है। ये केवल पूर्णमासी के दिन होता है। आगे देखते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है, जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो इसके कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देने लगता है। इसे क्या कहते हैं? इसे खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसे खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? आंसर देख लेते हैं, भारत और चीन का युद्ध सन 1962 में हुआ। कब हुआ? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है हमारा, भारत का किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आंसर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 16-17 लगातार आया है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, 2025 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर देख लेते हैं कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा, चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम लिखिए। चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं, बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़। ये सभी क्या है? चंदेल के प्रसिद्ध नगर हैं। क्या हैं? चंदेल के प्रसिद्ध नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है हमारा, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं इसका, प्रतिभा रासो है, हलायुत है, नयन चंद्र सूरी है, पदम गुप्त है। कौन कौन है? आंसर को एक बार फिर से देख लेते हैं कि पृथ्वी रासो हैं, हलायुद्ध हैं, नयन चंद्र सूरी हैं और पदम गुप्त हैं। कौन है? और पदम गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है हमारा, भोज प्रबंध किसकी रचना है? भोज प्रबंध किसकी रचना है? तो आंसर देख लेते हैं इसका। आप देख सकते हैं 17 में आया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर देख लेते हैं, बल्लाल। भोज प्रबंध की रचना किसने की है? बल्लाल ने की है। किसने की है? बल्लाल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो आंसर देख लेते हैं, हरिशेन। हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति के क्या है? रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 है हमारा,
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन दो मस्जिदों का निर्माण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन दो मस्जिदों का क्या किया था? निर्माण किया था। तो आंसर देख लेते हैं। कुब्बत उल इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था और अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। यह कहाँ स्थित है? यह अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा। सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी व पदाधिकारी कौन होता है? सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी या पदाधिकारी कौन होता है? तो आंसर देख लेते हैं। सुल्तान। कौन होता है? सुल्तान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा। हिम नदियों के अपरदन से बी आकार की किस घाटी में बदल जाती है? हिम नदियों के अपरदन से बी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? तो वह किस में बदल जाती है? यू आकार में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा। बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होना। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का भाप बनकर उड़ जाना बाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी को जब हम उबालते हैं, तो उसका उड़ जाना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है हमारा। मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। मूल अधिकार को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार, कौन से? बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है हमारा। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधार से किया गया है? तो श्रम और पूंजी के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है हमारा। उत्पादन क्या है? उत्पादन क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। उत्पादन अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों तथा सेवाओं को निर्मित करने की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। जैसे किसान क्या करता है? खेती के माध्यम से क्या करता है? अनाज उत्पन्न करता है। तो अनाज क्या है? उसके वो एक सामान है, उत्पादन है। क्या करता है? अनाज का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है हमारा। मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? इंडिका है। कौन सी पुस्तक है? इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है हमारा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का प्रतिपादन किस शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 255 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 255 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है हमारा। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो आंसर देख लेते हैं। चंदेल राजाओं ने। किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने खजुराहो का निर्माण कराया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खजुराहो कहाँ स्थित है? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है हमारा। राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं। काशी और कन्नौज। क्या है? काशी और कन्नौज राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है हमारा। महमूद गजनबी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया। वह कौन सा मंदिर था? वह सोमनाथ मंदिर था। कौन सा मंदिर था? सोमनाथ मंदिर था। और कहाँ स्थित था? गुजरात में स्थित था। कहाँ स्थित था? गुजरात में स्थित था। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है हमारा। सल्तनत कालीन राज्य की आय के दो साधन लिखिए। सल्तनत कालीन राज्य की दो आय के साधन लिखिए। तो पहला है कृषि से आय प्राप्त करना और दूसरा है व्यापारियों पर टैक्स के माध्यम से क्या करना? आय प्राप्त करना। आंसर एक बार फिर से देख लेते हैं कि सल्तनत कालीन राज्य की
आय के साधन क्या थे? तो पहला था कृषि से आय प्राप्त करना और दूसरा था व्यापारियों पर टैक्स लगाकर उनसे आय प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 है हमारा, परतदार शैलों के 2 उदाहरण लिखिए। परतदार शैलों के 2 उदाहरण लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट और चूना पत्थर। ये सभी क्या हैं? ये सभी परतदार शैलों के क्या हैं? उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो कौन सी नदी है? नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो भूकंप है, ठीक है, भूकंप है, सुनामी है। तो ये क्या है? पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 135 है, सूर्य तप किसे कहते हैं? सूर्य तप किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 में भी आया, 17, 18, 19 में भी आया है और आपके एग्जाम 2025 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं, सूर्य से आने वाली ऊष्मा, सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है, जो वातावरण के द्वारा सोख ली जाती है, क्या कहलाता है? सूर्य ताप कहलाता है। सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण के माध्यम से क्या की जाती है? सोख ली जाती है, उसे सूर्य तप कहते हैं, उसे सूर्य तप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 है हमारा, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देख लेते हैं, ज्वार भाटा वह विशिष्ट प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं कि ज्वार भाटा वह विशिष्ट प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें क्या होता है? सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में आकर प्रतिदिन क्या करता है? नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ऊपर उठने को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 137 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर देख लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 है हमारा, भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल अधिकारों के नाम लिखिए। भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल अधिकारों के नाम लिखिए। तो पहला है स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा क्या है? समानता का अधिकार। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा क्या है? समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 है हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो आंसर देख लेते हैं, आंसर है हमारा MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 है हमारा, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक विषमता। ये सभी अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं हैं। ये सभी अर्थव्यवस्था की क्या है? मूल समस्याएं हैं। कौन कौन सी है? गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक विषमता। ये सभी क्या है? अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो आंसर देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य या मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में मौर्य या मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 है हमारा, चंद्रगुप्त के राज्य का सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो आंसर देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार पश्चिम से कहाँ था? पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से, पूर्व में क्या बंगाल की खाड़ी तक था, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था और उत्तर में हिमालय से लेकर कहाँ था? दक्षिण के मैसूर तक विस्तृत और फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 है हमारा, चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या है? चंद्रगुप्त के विषय में जानने के मुख्य स्रोत क्या है? तो आंसर देख लेते हैं, चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका ग्रंथ,
जिसमें क्या है, जिसमें चंद्रगुप्त का क्या, चंद्रगुप्त के विषय के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है हमारा, चंद्रगुप्त ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष में स्थापित किया? चंद्रगुप्त ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष में क्या किया, स्थापित किया? तो आंसर देख लेते हैं। चंद्रगुप्त ने 316 ईसा पूर्व, कौन सी ईयर, 316 ईसा पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, कब किया, 316 ईसा पूर्व में। कब किया, 316 ईसा पूर्व में। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 145। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा 145 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर कब बैठा? चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर कब बैठा? तो आंसर देख लेते हैं। 321 ईसा पूर्व। कब बैठा? 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के साम्राज्य पर बैठा था। कब बैठा था? 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के साम्राज्य पर बैठा था। ये हो गए आज हमारे राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की महामैराथन, जिसमें हमने आज अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। और आपने अगर मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर आप हमारी सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसके माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।